कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, इसके कारक क्या हैं, कौन से कारक हैं, संक्रामक कारक, असंचारी कारक या असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग, इन सब टॉपिक्स पे हमने बातें कर ली हैं और समझ लिया है कि कौन से कारक होते हैं जिनके कारण रोग फैलते हैं। साथ ही यह भी देख लिया है कि कौन से ऐसे माध्यम होते हैं जो कि इन रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। रोग जो होते हैं वह किसी अंग विशेष को प्रभावित करते हैं या किसी ऊतक विशेष को प्रभावित करते हैं। विभिन्न साधनों द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं वह सूक्ष्म जीव जब शरीर में प्रवेश करते हैं या फिर कहाँ जाते हैं, यह हमें जानना है कि कोई भी बाहरी जीव जब प्रवेश करता है शरीर में तो वह कहाँ जाता है और कौन से ऐसे ऊतक हैं या अंग हैं जिनको वह प्रभावित करता है। हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग या ऊतक आदि होते हैं जहाँ यह सूक्ष्म जीव जा सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग या ऊतक में जाते हैं या भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं, इसके बारे में हम जानना हमें, और यह भी जानना है कि वह कौन से अंग हैं या ऊतक हैं जिनमें यह सूक्ष्म जीव जाते हैं। सूक्ष्म जीव के विभिन्न स्पीशीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। ऐसा जो चयन है जब वह शरीर में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उसी आधार पर तय हो जाता है कि वह किस माध्यम से शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और उनका निवास कहाँ होगा। यदि हवा द्वारा आ रहे हैं तो ये हमारे फेफड़ों में जाएंगे। ऐसा होता है कि जो हवा द्वारा फैलने वाले रोगाणु होते हैं वह हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि मुंह के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं तो आहार नाल में रहेंगे, जैसे टाइफाइड के रोगाणु। यकृत में जाएंगे, जैसे हेपेटाइटिस बैक्टीरिया और पीलिया उत्पन्न करेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। HIV जो वायरस है वह लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लसिका की ग्रंथियों में फैलता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव है जो कि मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करता है, वह यकृत में जाता है और उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में को अपने भोजन के रूप में वह उपयोग करता है। इसी तरह जो जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस है वह भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है, लेकिन यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है, और लेकिन जो शरीर में प्रवेश होता है वह रक्त के माध्यम से होता है। जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है, रोग के लक्षण तथा जो चिन्ह हैं उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तब उसके लक्षण होते हैं खांसी, कम सांस आना या सांस फूलना। यकृत पर आक्रमण हुआ है तो पीलिया होगा। मस्तिष्क पर आक्रमण होता है तब सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर या बेहोशी आना, यह सब होता है। हम जानते हैं कि कौन से ऊतक या अंग हैं उन पर आक्रमण हुआ है, उनके क्या कार्य हैं, तो हम संक्रमण के चिन्ह और उनके लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। संक्रामक रोगों के ऊतक विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त उनके कुछ अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अधिकांश सामान्य प्रभाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह क्रियाशील हो गया है। एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देती हैं। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को शोथ कहा जाता है। मतलब इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे जब बाहर से कोई भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उनको मारने के लिए कोशिकाएं बनाता है, और वहाँ पे जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, उनके निर्माण की तीव्र प्रक्रिया चलती है, तो वहाँ पे सूजन आ जाती है जिसे हम शोथ कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कोई बाहरी आक्रमण जब शरीर में होता है तो इसका कारण बाहरी आक्रमण है किसी भी शोथ या जलन का, तो उनको मारने के लिए जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हीं के कारण ऐसा होता है। इस प्रक्रम के अंतर्गत जो स्थानीय प्रभाव है जैसे फूलना और दर्द होना, वह सामान्य प्रभाव जैसे बुखार होना उसके भी कारक होते हैं। मतलब कि कोई भी जीवाणु या विषाणु या रोगाणु बाहर से जब शरीर में प्रवेश करता है
तो जो मुख्य लक्षण है उसके अलावा पार्शियल लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं, और यह दोनों साथ साथ दिखाई देने के कारण है कि वह ऊतक विशिष्ट में होने के कारण, ऊतक विशिष्ट की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है कि मुख्य जो लक्षण है उसके साथ साथ हमें कुछ सामूहिक लक्षण भी दिखाई देते हैं रोगों के। कुछ मामलों में संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को परिलक्षित करते हैं। जैसे HIV के संक्रमण में जो वायरस है वह प्रतिरक्षा तंत्र में जाते हैं और उसके कार्य को उसको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार HIV एड्स से बहुत से प्रभाव इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा शरीर प्रतिदिन होने वाले छोटे छोटे संक्रमणों का मुकाबला नहीं कर पाता है। मतलब हमारे शरीर में एड्स का जो वायरस जाता है तो वह कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं करता है, कोई भी ऐसा लक्षण नहीं प्रदर्शित होता है जिससे हमें पता चले कि एड्स हो गया है। लेकिन वह करता क्या है कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसकी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे हमें जब भी कोई रोग होना होता है वह बहुत आसानी से हमें अपने गिरफ्त में ले लेता है और हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो जो छोटे मोटे संक्रमण है जैसे खांसी जुकाम निमोनिया, उनसे भी, या आहार नाल का संक्रमण है, तो यह संक्रमण जो है ही एड्स के रोगी की मृत्यु का कारण हो सकता है। एड्स अपने आप में कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं करता है। हमें यह भी याद रखना है कि जो रोग हैं उनकी तीव्रता की जो अभिव्यक्ति होती है वह इस पर निर्भर करती है कि शरीर में जो स्थित सूक्ष्मजीव हैं उनकी संख्या कितनी है। संख्या कम होगी तो कम तीव्रता होगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तीव्रता होगी उस रोग की। यदि उसी सूक्ष्मजीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की तीव्रता भी अधिक होगी। तो इसी तरह जो है जीवों की संख्या, परिस्थितियाँ भी रोग की तीव्रता और उसके प्रभाव को परिभाषित करती हैं कि वह किस तरह रोगी को प्रभावित कर सकता है। उपचार के कुछ नियम होते हैं, उनको जान लें आप, कैसे उपचार किया जाता है रोगी का। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके परिवार के लोग क्या करते हैं, इसको आपने देखा होगा और सोचा होगा कि उपचार में दवाई का उपयोग करते हैं। जब तक हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति बीमार है तब हम क्या करते हैं, दवा का उपयोग करते हैं। संक्रामक रोगों के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें, और दूसरा यह है कि जो रोग का कारण है उसको ही समाप्त कर दें। पहले उपाय के लिए हम ऐसा उपचार करते हैं जिससे लक्षण कम हो जाते हैं। लक्षण जैसे शोथ, इन्फ्लामेशन के कारण होता है, जैसे हमें बुखार हो रहा है, दर्द हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम अलग से कोई भी दवा दे देते हैं। इसके लिए हम दवाई का उपयोग करते हैं, आराम करते हैं और ऊर्जा को बचाते हैं जिससे हम स्वस्थ हो सकें। दूसरी चीज़, हमें सूक्ष्मजीवों को मारना कैसे है। सूक्ष्मजीवों को मारने की एक विधि होती है औषधियों का उपयोग करना। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्मजीव विभिन्न वर्गों में आते हैं और उसी वर्ग के जैविक लक्षणों के आधार पर ही हम उसके लिए दवाएं उपयोग में लाते हैं। विभिन्न वर्ग जो हैं सूक्ष्मजीवों के, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, यह इनमें अपनी अपनी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं और उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की विशिष्टता के आधार पर भी ही उनके लिए रासायनिक पदार्थ प्रयोग किए जा सकते हैं। इन मार्गों का उपयोग हम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हमारी कोशिकाएं ऐसे प्रक्रम से नए पदार्थ बना सकती हैं जो कि बैक्टीरिया के श्वसन प्रक्रम से भिन्न हों। तो हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना है जो हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया का जो संश्लेषी मार्ग है उसको रोक दे। ऐसा एंटीबायोटिक से संभव होता है। इसलिए इसी प्रकार कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो कि मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ को मारने का काम करते हैं। एंटीवायरल औषधि का बनना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनने की अपेक्षा कठिन होता है। एंटीवायरल औषधि नहीं बनाई जाती। क्यों? इसका कारण है कि बैक्टीरिया में तो अपना जैव रासायनिक प्रणाली होता है, जबकि वायरस में कोई अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी जो जैव प्रणाली है, जैव मशीनरी है, उसी का उपयोग करते हैं।
इसका अर्थ यह है कि आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्षण होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद अब जो है तमाम एंटीवायरल औषधियाँ भी उपलब्ध हो गई हैं, जिससे HIV के संक्रमण को नियंत्रित करने की जो औषधि है वह बना ली गई है। वह एक प्रमुख एंटीवायरल दवा है जो आज के समय में प्रयोग की जा रही है। तो यह चीज़ें होती हैं कि दवाएं जो बनती हैं वह इस आधार पर बनती हैं कि जो रोग उत्पन्न करने वाला जीव है वह किस वर्ग से संबंधित है, बैक्टीरिया है, विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, कृमि है, क्या है, उसकी जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या है, उस आधार पर दवाएं बनाई जाती हैं और वह रोगों को के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यह थे उपचार के नियम, और हम अंग विशिष्ट और ऊतक विशिष्ट की अभिव्यक्ति रोगों के प्रति क्या होती है इसके बारे में हमने पढ़ा। यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे क्लास में आपसे मिलेंगे। पढ़ते रहिए। शुभकामनाएं।